कुछ काउजेस होंगे। तो ये जो कारण होते हैं ना, ये कारण एक कारण नहीं होता है। किसी भी जब हम लोग विद्रोह की बात करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे कारणों के समूह होते हैं या वो ग्रुप्स होते हैं जो मिलते 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 फाइनली एक इमीडिएट काउजेस बनता है या तात्कालिक कारण बनता है और विस्फोट होता है। तो जब हम लोग 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं तो ये भी क्रांति के पीछे या विद्रोह के पीछे बहुत सारे कारण रहे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो विद्रोह, ये कारण जो है, ये कारण ये या विद्रोह की शुरुआत कैसे हो रही है या कब हो रही है। अब हम सीधा काउजेस पे आते हैं। ठीक है, हाँ, सबसे पहला ये जो 1857 का विद्रोह है, इसकी शुरुआत हो रही है 10 मई 1857 से। ठीक है, डेट कब है, क्योंकि आप लोग अब नेट की तैयारी करेंगे ना, नेट लिखेंगे, स्टेट पीसीएस लिखेंगे, जेपीएससी लिखेंगे, तो ये डेट पूछता है, तो आप लोगों को डेट याद रखना है कि ये जो 1857 का जो विद्रोह हो रहा है उसका डेट कब है। तो डेट हमारा स्टार्टिंग का डेट हो जाता है 10 तारीख और ये खत्म होगा लगभग 1 नवंबर 1858। यानी आप मान सकते हैं कि लगभग कितना समय तक ये चल रहा है। इस विद्रोह का टाइम पीरियड है आपका 1 साल और 6 महीना लगभग। ठीक है, 1 year and 6 months। ये आपका विद्रोह की शुरुआत हो रही है। अब हम लोग विद्रोह शुरू होने से किस समय की स्थिति को देखेंगे। ठीक है, आखिर सिनेरियो कैसा है, क्या क्या हो रहा है। तो जब 1857 की क्रांति हो रही है उस समय इंग्लैंड की सत्ता पे कौन बैठा है। इंग्लैंड की सत्ता पे वहां का प्रधानमंत्री है पामस्टन। ठीक है, पामस्टन बैठा हुआ है। भारत में है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, भारत में जो गवर्नर जनरल बैठा है उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। ये आदमी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के समय हो रहा है सिपोय म्यूटिनी या 1857 का रिवोल्ट। तो ये है लॉर्ड कैनिंग है भारत का गवर्नर जनरल। और मुगल्स का दिल्ली की सत्ता पे कौन है। दिल्ली की सत्ता पे अंतिम मुगल बादशाह बैठा है जिसका नाम है बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो दिल्ली की गद्दी पे कौन है, बहादुर शाह जफर बैठा है। और जो विद्रोह का सेनापति है उसका नाम है कैंपबेल। ये कैंपबेल उस विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया है। कुछ प्रतीक है इस विद्रोह में कुछ प्रतीकों को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जिससे कि लोग जानेंगे कि ये विद्रोही है या नहीं। तो वो प्रतीक है, एक है रोटी जिसको चपाती भी बोल रहे हैं। ठीक है, रोटी, और दूसरा है कमल, कमल का फूल। ये याद रखना है, ये सब पूछता है आपका नेट में। जब आप नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन में आपको ये वाला सवाल, इस टाइप का सवाल आता है कि 1857 की क्रांति के प्रतीक क्या थे। तो याद रखना है क्या क्या प्रतीक थे, रोटी थे और कमल का फूल। ये लोग एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते थे ऐसे इस प्रतीक को। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें रही थी। अब हम लोग आते हैं आखिर इसके कारण क्या क्या थे। ठीक है, तो कारणों को अब हम लोग समझेंगे। 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे। सबसे पहला हम इसका कारण देखेंगे, कारण की बात होगी। ठीक है, राजनैतिक कारण यानी कि पॉलिटिकल काउजेस। राजनीतिक कारण, अभी हम लोग सब कारणों को देखेंगे, बस अभी हम लोग लिख रहे हैं कि आखिर कारण क्या क्या है। राजनीतिक कारण के बाद है इसका आर्थिक, प्रशासनिक और आर्थिक कारण। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड
जो राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, या क्या ऐसे कारण हो रहे हैं, क्या ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएं बना दी गई है या व्याप्त हो रही है जिसके कारण इस विद्रोह का होना जरूरी हो गया है। दूसरा हम देखते हैं कि प्रशासन में ऐसी क्या गड़बड़ियां हैं, या अर्थ में या आर्थिक स्थिति में अंग्रेजों का क्या ऐसा दबाव है कि ये जो विद्रोह है ये उभरना एकदम स्वाभाविक हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक भी सोशियो रिलीजियस काउजेस, यानी कि समाज में ये अंग्रेजी शासन से कुछ ना कुछ सामाजिक व्यवस्था में गड़बड़ियां हो रही है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो भारतीयों ने एक्सेप्ट नहीं किया, चाहे वो समाज के सुधार है या वो धर्म सुधार। आप लोगों को याद होगा शायद कि इस समय जैसे कुछ सुधार शुरू हुए ना, सती प्रथा 1828 में बैन कर दिया गया। इसके बाद विधवा विवाह पे काम हो रहे हैं, महिलाओं को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, बलि प्रथा खत्म हो चुकी है, ठग प्रथा खत्म हो चुकी है। ऐसे बहुत सारे समाज के स्तर पे बदलाव हो रहे हैं, छुआछूत वाली चीजों को समाप्त किया जा रहा है ना। तो शिक्षा से सभी को, चाहे वो शूद्र है, चाहे वो निचला तबका ही क्यों नहीं, जिसको शूद्र समाज बोलता है, उसको भी शिक्षा से जोड़ा जाता है। तो ये जो परिवर्तन होंगे ना, वो बहुत लोगों के लिए मान्य नहीं होंगे, तो इसका भी विरोध होगा। तो हम लोग इसको भी आगे देखेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे ना कि कुछ सैनिक कारण भी हैं या फिर जिसको तात्कालिक कारण से भी जोड़ सकते हैं। तात्कालिक कारण से भी हम लोग उसको जोड़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहला जो है पॉलिटिकल या राजनीतिक, इसमें कुछ ऐसी नीतियां थी अंग्रेजों की जो कि भारतीयों के लिए एकदम अलग थी, मतलब एकदम जस्ट बदलने के लिए। इस समय क्या हुआ, एक व्यवस्था लागू की गई डलहौजी के द्वारा, जिसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्याप्तगत सिद्धांत। ठीक है, व्याप्तगत सिद्धांत में वो था कि जिस भी राज्य का कोई उत्तराधिकार नहीं होगा, वो जो स्टेट थे या वो जो राज्य थे वो स्वतः ही अंग्रेजों के पास चले जाएंगे। ठीक है, व्याप्तगत सिद्धांत में यही था कि जो जितने भी राजा जिसके भी अधिकारी नहीं होंगे या उत्तराधिकारी नहीं होंगे या शासन चलाने वाला योग्य उत्तराधिकारी नहीं होगा, वो सारे लोगों के अधिकार को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया था, ये अधिकार दिया गया। इस तरीके से उन्होंने 2 स्टेट कायम किए। ठीक है, एक ऐसे स्टेट जिसको कि वो डिपेंडेंट स्टेट बोल रहे हैं और एक ऐसा स्टेट मतलब एक आश्रित राज्य। 2 तरह के राज्य हैं, एक आश्रित राज्य बनाया गया और एक अलायंस राज्य, यानी कि जो गठबंधन कर लेता है या सहायक देने के लिए स्वीकार कर लेता है। जो आश्रित राज्य है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है, अंग्रेजों के नियंत्रण में है। और कुछ ऐसे राज्य हैं या कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि है तो वो अधीनस्थ, अंग्रेजों के अधीनस्थ है, लेकिन समय समय पर जब सरकार को जरूरत पड़ेगी या जब अंग्रेजी सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी को उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो अपनी सेना उसको भेज के हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ स्टेट, 2 तरह के स्टेट इन्होंने कायम किए। तो ये जो व्याप्तगत सिद्धांत लागू किया ना, इससे भारत के बहुत बड़े जो प्रांत थे, जो प्रोविंस थे, वो अंग्रेजों के हाथ में जाने लगे। व्याप्तगत सिद्धांत के तहत देखिएगा सतारा जो है, जोधपुर, झांसी, नागपुर, ये सारे के सारे जो राज्य थे ये व्याप्तगत सिद्धांत के तहत अंग्रेजों के अधिकार में चले गए। तो जो राज्य सीधा डायरेक्ट अब अंग्रेजों के पास चला गया तो उसमें विद्रोह तो होगा ही, असंतुष्ट होना स्वाभाविक था। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीजें हुई। इसी तरह तंजौर है, तंजौर और कर्नाटक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भारत में देखिए, यहाँ पर तंजौर के जो क्षेत्र थे ना, यहाँ पर राजा कुछ उपाधियां लगाते थे, कुछ टाइटल्स यूज करते थे। तो इन्होंने उन उपाधियों को ही समाप्त कर दिया। यानी जब अंग्रेज
अपने सत्ता में आए तो उन्होंने क्या किया, एक तो व्यक्तिगत सिद्धांत लागू किया, हड़प नीति, जिसको हड़प नीति भी बोलते, हड़पते चला गया, वो हड़प नीति लागू किया। दूसरा, इन्होंने तंजौर और कर्नाटक के जो राजा थे उनकी उपाधियां भी छीन ली, उनकी उपाधियां उनके पास से चली गई। उस समय एक बहुत फेमस एक अंग्रेज अधिकारी है, यूरोपियंस है लेकिन भारतीयों के प्रति थोड़े लिबरल हैं, वो एक पत्र लिखते हैं, ठीक है, इंग्लैंड में। वो पत्र हमारे पास है अभी भी, उसको आर्काइव में जो अभिलेखागार होते हैं वहाँ पर वो सुरक्षित है, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। वो उस पत्र में लिखता है ऐसे, यदि मैं 12 वर्ष के लिए भारत का सम्राट होता तो कोई भारतीय राजा शेष नहीं रखता। यदि मैं 12 वर्ष तक, चार्ल्स नेपियर वो लिखता है कि अगर मैं 12 वर्षों तक भारत का सम्राट होता तो कोई भारतीय शेष नहीं बचता, निजाम का नाम तो सुनाई भी नहीं देता। ठीक है, इसके अप्रोच को समझिए, वो उसका अप्रोच क्या है, वो इंपीरियलिस्टिक अप्रोच है, साम्राज्यवादी। यानी वो चाहता है कि चार्ल्स नेपियर उस समय आएगा, वो एक अधिकारी बन के नियुक्त होगा, भारत में आएगा, लंबे समय तक रहेगा। लेकिन वो पत्र में जब इंग्लैंड भेजता है तो उसका उस विचार को, उसकी उस विचारधारा को समझने का जब हम लोग प्रयास करते हैं, वो भारतीयों के प्रति कैसा है, अच्छा है, भारतीयों के लिए अच्छा है कि मैं अगर 12 साल तक रहा तो कोई भी सम्राट नहीं बचेगा। तो क्या ये भारतीयों के प्रति उसके मन में अच्छी विचारधारा होगी? नहीं ना। और निजाम शाही को तो वो बिल्कुल खत्म करने की बात करता है। तो ये सारे जो विचार है ना, ये अंग्रेजों के मन में रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें रही थी उसके मन में। जो डलहौजी है उसका जो सिद्धांत एक तरह से भारतीयों के लिए उसको पंगु बना रखा, मतलब उसकी शक्तियों को छीनता चला जा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें, पॉलिटिकल जो कंडीशन एक तरह से बनता जा रहा था भारत के साथ। दूसरी चीजें हम लोग देखते हैं ना कि प्रशासन और अर्थव्यवस्था में उनका जो रोल था। प्रशासन, इस समय हम लोग समझेंगे ना कि भारत में उस समय 3 प्रेसिडेंसी बनाए गए थे, प्रेसिडेंसी आर्मी बनाई गई थी। ठीक है, प्रेसिडेंसी आर्मी यानी 3 जगह से वो कंट्रोल होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी। 3 प्रेसिडेंसी जो रहे थे, एक रहे थे बॉम्बे, एक था कलकत्ता और एक था मद्रास। ठीक है, ये था प्रेसिडेंसी, या ये प्रेसिडेंसी स्टेट मान सकते हैं इसको, प्रेसिडेंसी स्टेट रहे थे। ठीक है, तो ये 3 जगह से उसका हैंडल होता था। बाद में क्या था ना, बाद में सारा अधिकार ये कलकत्ता को दे दिया, मतलब कलकत्ता के पास पावर आ गया, कलकत्ता के पास ही रह रहे हैं गवर्नर जनरल रह रहे हैं। ठीक है, तो कलकत्ता के पास एक तरह से पावर आ गया। तो यहाँ ये बाकी जगह में गवर्नर रहते थे, बंगाल या मद्रास, यहाँ पर गवर्नर होते थे, लेकिन उससे सुप्रीम किसको बना दिया ना, कलकत्ता को। तो एक तरह से वहाँ के लोगों में भी असंतोष होगा। ठीक है, इसी बीच अब क्या हुआ, सेना में जो होता था ना, जो इंडियन आर्मी जो होती थी, ये सेना थी, सेना में जितने लोग होते थे ना, जो भारतीय थे, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हो, उनको एक निश्चित वेतन से ऊपर जाने का अधिकार नहीं था। और ये वेतन था 60 या 70 रुपया। जो आदमी 60 या 70 रुपए तक ही कमा सकता था, सिर्फ वही सेना में उतना ही पद तक उनका होता था। और जो लोग ऊपर के होते थे, जैसे मेजर हो गया या लेफ्टिनेंट हो गया, या जो सेना के बड़े बड़े पद होते थे, वो पद तक वो पहुंच ही नहीं पाते थे। मात्र उनके लिए 60 से 70 रुपया, 60 to 70 रुपया वाला जितना सेना का जॉब था ना, यानी कि निचला वाला, सब में भारतीय रखे जाते थे। तो बहुत लोग पढ़े लिखे हो गए थे ना। उस समय तक आप देखिए 1947 तक, 1957 तक बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हो गए थे। लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको ना ही किसी तरीके का सेना में ऊंचा पद दिया जाता था, ना ही किसी तरह का उसको कंट्रीब्यूट किया जाता था किसी महत्वपूर्ण पद के लिए। ठीक है, तो इससे भी एक तरह से उनमें असंतोष बढ़ा, वो अब नाराज होते चले गए। जो पढ़े लिखे वर्ग, जैसे हम लोग हैं, मान लीजिए हम लोग पढ़े लिखे हैं, और फिर अगर हम लोग को बोला जाए कि जाइए आप कुल्ली कबाड़ी कीजिए, तो शायद हम लोग अपने घर में होगा तो कर लेंगे, लेकिन सरकार अगर हमें नियुक्त करेगा तो हम लोग असंतोष होंगे। न्यूज़पेपर
में आता है ना, किसी पद के लिए एक पद है, छोटा सा पद है, उसके लिए PhD वाले लोग, MPhil वाले लोग, बड़े बड़े ये इंजीनियर ने क्या किया था, अप्लाई किया है ना, मतलब पद से नीचे जाके। तो इसमें भी वही हो रहा है ना कि कुछ खास पद होते थे, कुछ खास छोटा जो सैनिकों का पद होता था, जिसका सिर्फ और सिर्फ सैलरी 60 से 70 रुपया होता था, वही भारतीयों को दिए जाते थे। तो जिससे पढ़े लिखे जो वर्ग था उसमें एक तरह से असंतोष उत्पन्न हो गया। अर्थ में जब हम लोग बात करते हैं, आर्थिक कारण ये एक बहुत बड़ा कारण था। इस समय देखिए हम लोगों ने बात किया था 1793 में एक एक्ट पारित हुआ था जिसको बोला गया था परमानेंट सेटलमेंट, है ना, जमींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्ती, है ना, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्ती। इस व्यवस्था ने एक तरह से अब जो भूमि का जो ढांचा है, जो लैंड रेवेन्यू जो होता था ना, उसको बदल दिया। पहले यहाँ के लोग रेवेन्यू देते ही नहीं थे, लेकिन अब एक नया टर्म्स जोड़ा गया, एक नई शब्दावली जोड़ी गई, जिसको कि भूमि क्या बोले, भूमि कर के रूप में खास फिक्सेशन कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। यहाँ जो ये जो चेन होता था परमानेंट सेटलमेंट में, जमींदार और अंग्रेज एक सबसे ऊपर में होते थे, अंग्रेज, फिर यहाँ होते बीच वाले, जो बीच वाला भाग होता था वो था जमींदारों का, और लास्ट में यहाँ पर किसान होते थे। तो अंग्रेज और किसान के बीच का मीडिएटर वाला काम कौन करता था, जमींदार। तो टैक्स कलेक्शन कौन करेगा, ये जमींदार करेंगे। तो ये जो जमींदार होते थे ना, ये जो पद होता था, जमींदारों का जो पद होता था, ये वंशानुगत नहीं था, मतलब हेरिडिटरी वाला नहीं था, वंशानुगत नहीं था। इसमें भी ना जमींदार लोग जो किसान होते थे उससे बहुत ज्यादा पैसा लेते थे, किसानों पे बहुत बोझ था, मतलब एक्स्ट्रा बहुत सारे। और ये जो जमींदार होते थे ना, ये डायरेक्ट जमींदार में किसानों से नहीं जुड़े हैं, वो जो बड़ी जमींदार है उसके नीचे मझले जमींदार है, मझले जमींदार से नीचे छोटे जमींदार है, ठीक है। तो ऐसे ये चेन होता था। तो अंग्रेजों तक पहुंचते पहुंचते वो चीजें बहुत दुगनी तिगनी दाम में लिया जाता था ना, और वो भरने वाले कौन थे, यहाँ के किसान थे, या जो वर्ग था जिसका पहले जमीन पे नियंत्रण था, अब उनको एक तरह से अब जमींदारों का उस पर नियंत्रण कर दिया। तो ये व्यवस्था बदलाव लाई कि इस व्यवस्था ने बहुत ज्यादा छोटे छोटे विद्रोहों को जन्म दिया, बहुत सारे रिवोल्ट्स को जन्म दिया, जिसमें हम लोगों ने बात किया भी था, जिसमें 1831-32 का कोल विद्रोह भी शामिल है, 1855-56 का संथाल विद्रोह भी शामिल था, या और भी कई छोटे छोटे विद्रोह भी रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने जो भूमि का एक ढांचा को ही परिवर्तित कर दिया था। इसके बाद एक बड़ी वो चीजें हो रही है कि आप देखते हैं 1789 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, औद्योगिक क्रांति हो रही है। अब कच्चा माल की जरूरत है, कच्चा माल कहाँ से जाएगा, भारत से जाएगा, और तैयार होकर माल किधर आएगा, भारत में आएगा, क्योंकि अंग्रेजों के पास क्या है, अंग्रेज जानते हैं कि भारतीय क्या है, मार्केट देंगे, है ना। तो अंग्रेज यहीं से माल जा रहा है, कच्चा माल वहां मैन्युफैक्चर हो रहा है, बन रहा है, और रिटर्न वो आ रहा है भारतीयों के पास, और वो उसको भारतीय खरीद रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, एक छोटे छोटे जो उद्योग थे, छोटे छोटे कुटीर उद्योग जिसको बोलते हैं, छोटे छोटा उद्योग था, वो धीरे धीरे खत्म होते चला गया। जैसे करखा से जो कपड़े बनाते थे, वो एक तरह से जब ये सस्ते कपड़े आने लगे, वो तो मशीन से बन रहे हैं, तो वो तो सस्ते होंगे, सस्ते कपड़े आ रहे हैं, तो लोग किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सस्ते कपड़ों की तरफ। तो ये जो छोटे छोटा ये है, छोटे छोटे उद्योग वाले हैं, हस्तकरघा उद्योग है, या और भी ऐसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग है, वो क्या होगा, उसका तो पतन होगा। तो उसका पतन होगा तो वो जो किसान है वो कहाँ जाएगा, उसकी स्थिति तो खराब होगी। इस बीच में आप देखिए 1857 से पहले बहुत ज्यादा भारत में अकाल पड़ता है, फेमीन, क्योंकि जो व्यवस्था है, ये जो आर्थिक व्यवस्था, ये एकदम चीन की तरह काम कर रही है। सबसे पहले कुटीर उद्योग समाप्त हो चुका है पूरी तरीके से। अब वहां पर मार्केट में क्या हो गया है, अब सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का सामान आ गया है। इसके बाद जो अंग्रेज है ना, वो ऐसे फसलों को उगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ना, जिससे आपको कैश मिलता है, नगदी फसल, जिसको आप लगा के आपको नगद प्राप्त होगा। नील की खेती हो रही है ना, गन्ना लगाया जा रहा है, कपास लगाया जा रहा है। तो जहाँ
छोटा सा किसान कपास का खेती करता था, तो उसको बहुत पैसा हुआ। अब उसका देखा था कि हम भी करने लग गए, तो हम भी इतना जगह किए। उसके बाद देखा था कि मेरा पूरा क्लास करने लग गया, तो उसका मार्केट वैल्यू घटेगा कि नहीं? घटेगा। तो मार्केट वैल्यू घटने लग गया। बहुत बार, बहुत सारे साल ऐसा हुआ कि वो जो लगाया था ना फसल, वो फसल बिका ही नहीं। तो बेचारा किसान की स्थिति क्या हो जाएगी? वो तो सोच रहा था कि हम नकदी फसल लगा रहे हैं तो हमको क्या हो जाएगा, हमको तो पैसा मिलेगा, लेकिन वो चीज तो हुआ नहीं, तो उसके पास खाने की स्थिति खराब होगी, कहाँ से खाएगा वो? तो इस कंडीशन में आप देखिए कि वो किसान चला जाएगा ऋण लेने, ठीक है। अब वो ऋण लेगा और ऋणग्रस्त होगा, इससे नया वर्ग उभरेगा, महाजन वर्ग। और जो कई सारे इस बीच बहुत सारे फेमिन पड़ेंगे, अकाल पड़ेंगे, और अकाल में अंग्रेजों की जो नीति है, जो पॉलिसी है, वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। ना वो अंग्रेज टैक्स में छूट कर रहे हैं, भूमि कर में कोई छूट नहीं दे रहे, और ना वो अकालग्रस्त जगह को भी किसी तरीके का राहत पहुंचा है। तो इन सब चीजों ने भी असंतोष जमा किया। एक और मजेदार बात था, कोवेंट सेटलमेंट में जमींदार तो मालिक बन गए थे, लेकिन उनके साथ भी एक सूर्यास्त कानून लागू होता था, ठीक है। सूर्यास्त कानून मतलब कि आज मान लीजिए आज 20 नवंबर है, आज के दिन आपको हर हाल में 100 रुपया टैक्स आपको देना है, टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स देना है 100 रुपया। अगर कोई आदमी 98 पे रुक गया है, 2 रुपये भी नहीं दिया, तो हम उसका जमींदारी नीलाम कर देते थे, ठीक है। तो जमींदारी भी नीलाम होती थी, सूर्यास्त कानून होता था, जमींदारी नीलाम होने से वो जमींदार की स्थिति भी बहुत खराब हो जाती थी। तो ये जमींदार भी असंतुष्ट होते थे, ठीक है। तो इस तरीके का रहा था। भारतीय उद्योग खराब हो गया, भारतीय व्यापार खराब होता चला गया, लगातार अकाल पड़ने लगे। इन सारी चीजों ने लोगों को एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ करना शुरू किया। इसमें एक बहुत बड़ा कारण था सामाजिक धार्मिक आंदोलन, जो रिलीजियस काउजेस, यानी समाज में जो बदलाव अंग्रेजों ने किया था, वो एक बहुत बड़ा कारण था। अंग्रेज जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि बाप रे, यहाँ पे भारतीयों को सती किया जा रहा है, बल्कि सती पे राजा राममोहन रॉय ने भी बहुत काम किया है ना। तो उसके साथ मिलकर लॉर्ड बेंटिक ने इस जो कुव्यवस्था थी उसको खिलाफ खत्म कर दिया। 1828-29 में ये लगभग सब जगह बंद कर दिया। लेकिन जिस समाज में ये बंद हो रहा है, उस समाज के लोग तो इसको करने में गौरव को महसूस करते थे ना, वो लोग बहुत खुश होते थे कि हमारे घर की महिलाएं सती हुई है। विधवाओं के विवाह की कहीं चर्चा नहीं होती थी, लेकिन विधवा विवाह की बात ये लोग कर रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब ये अंग्रेजों ने विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए रिमैरिज की बात कही, उनको पुनर्विवाह की बात कही, लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने की बात की, जिसमें आप देख सकते हैं ना सावित्रीबाई फुले का नाम आता है, तो जोड़ने की बात की। तो ये जो सब चीजें थी, ये सारी चीजें एक तरह से अंग्रेजों को नागवार गुजर रही थी। अंग्रेज लोग बिल्कुल भी नहीं इस तरीके के सामाजिक बदलावों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि ये जो प्रेसिडेंशियल स्टेट में आर्मी में देखिए, वो लोग जो थे, खासकर ये वाला, यहाँ के लोग सिंपल थे, साधारण लोग थे। बॉम्बे के लोग साधारण आदमी भी यहाँ आर्मी में शामिल होते थे। यहाँ मद्रास वाले थे, यहाँ पर थे। लेकिन ये वाला जो रीजन था, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग थे बिहार के, यूपी के, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ अवध के, यहाँ पर था गड़बड़ी इसलिए यहाँ चलता था कास्टिज्म। भारत में कास्टिज्म का प्रभाव उत्तर भारत में ज्यादा था ना। यहाँ पर जो सेना में अधिकतर लोग थे ना, या तो वो ब्राह्मण होते थे, या वो राजपूत होते थे, या वो बिहार होते थे, ठीक है। ये ज्यादातर ये सेना के लोग थे ना, सदैव मंगल पांडे था। जितना भी नाम देखे तो लगभग वैसे ही तिवारी, पांडे, ऐसे लोग ही थे, यानी वो ब्राह्मण्स थे। तो ब्राह्मण्स, राजपूत एंड ये थे भूमिहार लोग, ये लोग सब अपर कास्ट के लोग थे। और जब सेना में निचला लोग को भी शामिल किया गया और सबको साथ रखा गया, तो वो एक्सेप्ट नहीं किए, ठीक है। भारत में भयंकर कास्टिज्म रहा है उत्तर भारत में। तो यहाँ जो वर्ड व्यवस्था आप देखिएगा, तो सबसे सुपीरियर में ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय के बाद में मध्यकाल में आप देखिए वही राजपूत होते चले गए, फिर शूद्र, वैश्य, एंड लास्टली था शूद्र। तो शूद्रों को कोई भी अधिकार नहीं था, ना उनको शिक्षा लेने
गैदरिंग्स थे उसमें भाग लेने का अधिकार नहीं था, उनको ब्राह्मणों के गांव में भी प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। आप लोग उसको पढ़े हैं प्रेमचंद की कहानी पढ़िए, ठाकुर का कुआं। ठीक है, ठाकुर का कुआं में क्या है, हिस्ट्री और लिटरेचर को साथ मिलकर पढ़िएगा तो सोसाइटी को जानने में इजी होगा। ठीक है, ठाकुर का कुआं में क्या बात करता है कि कुआं है, ठीक है, ठाकुरों का कुआं है, ठाकुर मतलब कि अपर कास्ट लोग हैं, ये लोग ब्राह्मण है या फिर राजपूत है, तो ठाकुरों का कुआं है, उसमें कोई भी शूद्र चाहे वो मर ही क्यों नहीं रहा है, वो जाके पानी नहीं पी सकता था। ठाकुरों की अलग मोहल्ले होते थे, ठाकुरों के अलग गांव होते थे, जो अपर कास्ट के, जो शूद्रास थे, जो दलित समुदाय था, जिनको गांधी जी ने हरिजन कहा है, हरिजनों की अलग बस्ती थी, वहाँ का अलग व्यवस्था था, वहाँ की अलग पानी की व्यवस्था थी, सारी चीजें अलग थी, तो वो लोग इधर आके नहीं पी सकते थे। लेकिन जब एक साथ, चूंकि जो अंग्रेज है वहाँ तो कोई कास्टिज्म नहीं है, अंग्रेजों ने किसी तरह का कास्टिज्म को फॉलो नहीं किया, तो वहाँ सारा सेना का, आर्मी का जितना बींग्स है या जितने लोग हैं सब इक्वल है, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या शूद्र, लेकिन ये लोग तो मान रहे हैं ना, ये लोग तो मान रहे हैं। तो ये लोगों ने कभी नहीं स्वीकार किया कि एक साथ हम लोग शूद्रों के साथ रहना, खाना पीना, इवन इन लोगों का अलग व्यवस्था होता था, इन लोगों का अलग खाने का व्यवस्था होता था, इनका जो खाने के जो बनाते थे ना, जो कुक्स होते थे वो अलग होते थे। ठीक है, अब मध्यकाल में भी देखिए, इवन शेरशाह जैसा आदमी है ना, इतना कट्टर होते हुए भी ना वो हिंदुओं के लिए ब्राह्मण ये रखता था, ब्राह्मण कुक रखता था, और मुसलमानों के लिए मुसलमान कुक रखता था, ताकि कोई किसी का नहीं खा सके। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने उस चीज को फॉलो नहीं किया, जिसका बहुत ज्यादा, ये जो सैनिक थे ना, इसको बहुत इसका नाराजगी रहा था। ठीक है, इस चीज को ये लोग बहुत बहुत नाराज होते हैं। इसी बीच क्या होता है ना, एक आता है एक्ट 1850 में, 1850 में, जिसको बोलते हैं धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। ठीक है, टाइम होता है 1850, इसको कहा गया है धार्मिक अयोग्यता अधिनियम या रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। इस अधिनियम में एक बात ये था ना कि जो भी अगर हिंदू धर्म से किसी धर्म में, खासकर ईसाईयत में अगर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के पुत्र को उसके पिता प्रॉपर्टी से वंचित नहीं कर सकते। क्या मतलब समझिए, इसमें क्या हुआ ना कि अगर कोई आदमी है, उसका बेटा है ब्राह्मण, नहीं उसका पिता है ब्राह्मण, और उसका बेटा अगर ईसाई होना चाहता है, तो ईसाई हो गया, तो बाप पिताजी लोग क्या बोलते हैं, जाओ तुमको हम बेदखल कर देंगे, अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, ये बात बोलता है ना। लेकिन अंग्रेजों ने एक चालाकी की, उन्होंने एक ऐसा एक्ट ही लागू कर दिया ना कि अब अगर कोई किसी का बेटा, अगर किसी का पिताजी अगर हिंदू है और उसका बेटा अगर ईसाई होना चाहता है, तो ईसाई या फिर कोई भी धर्म में, खासकर ईसाईयत को उन्होंने प्रमोट किया, लेकिन अगर वो ईसाई धर्म में प्रवेश, ईसाई धर्म को स्वीकार करना चाहता है खुद से, तो उसके पिता उसको प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली चीज आ गई। तो एक घर में अब क्या हो गया, पिताजी हो गए ब्राह्मण या हिंदू, कट्टर हिंदू, बेटा हो गया क्रिश्चियन, लेकिन पापा कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि पावर किसके पास है, बेटा के पास है, प्रॉपर्टी में अधिकार उसी का है। तो ये जो व्यवस्था हुई ना, इसको हिंदुओं ने अपने धर्म के लिए संकट कहा। वो लोग बोले कि अगर ऐसा होगा, अगर ऐसे कन्वर्ट होंगे हमारे बच्चे, तब तो हमारा तो धर्म ही चला जाएगा। तो इन्होंने संदेह करना शुरू किया। ठीक है, तो इस समय आप देखिए, इस समय बहुत सारे जो काम हो रहे थे, बहुत सारे इस समय तक 1833 के बाद से लगातार भारत में कुछ पादरी आ रहे हैं जो सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं। उन्होंने स्कूल खोला, अस्पताल बनाए, लोगों को शिक्षित करने का काम किया या लोगों को जोड़ने का काम किया। इंग्लिश सिखा रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों का नाम जानते हैं, फादर लिगन्स भी जो आए थे, तो बाद में थे, लेकिन कई लोगों ने आए थे 1833 के बाद से, जो 1833 के एक्ट के बाद से लगातार भारत में ईसाई पादरियों का आना शुरू हुआ। तो जो धर्म, जो ये से जुड़े हुए थे, सेवा कार्य से जुड़े हुए थे, शिक्षा से जुड़े या लोगों को शिक्षा से जोड़ते चले गए, स्वास्थ्य से जोड़ते गए, बहुत पुराने अंदर चले जाइए झारखंड के किनारे, वहाँ कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन एक हॉस्पिटल
हॉस्पिटल जरूर देखेगा, मिशनरीज स्कूल देखेगा, स्कूल भी कब का, कंपन जमाने का, बहुत पुराना स्कूल, तो उन्होंने जोड़ा। तो लेकिन इसको ये जो रूढ़िवादी हिंदू थे ना, इसको बहुत संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। उनको लग रहा था कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे कन्वर्ट होते चले जाएंगे, जिससे हम लोगों का धर्म क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो ये एक नीति रही थी। स्त्रियों की शिक्षा को उन्होंने सबसे ज्यादा अस्वीकार किया, क्योंकि उनके नजर में स्त्रियां क्या थी, स्त्रियों को वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन अंग्रेजों ने उनको सती से भी रोक दिया, उनको रिमैरिज और बाल, मतलब आप समझ सकते हैं विधवाओं की स्थिति बहुत खराब थी। विधवाओं को सार्वजनिक जीवन में जीने का किसी भी तरीके का अधिकार नहीं था, उनको बाल रखने का अधिकार नहीं था, उनको अलग रहने दिया जाता था, किसी भी रिचुअल्स में, शादी विवाह, किसी भी पवित्र काम में उनको नहीं शामिल किया जाता था। इनकी इवन उनकी परछाई भी बहुत खराब मानी जाती थी। ठीक है, कोई शादीशुदा औरत निकली है और अगर वो किसी वीडियो को देख लेती थी, वो अपशगुन होता था, बड़ी बात होती थी, बाप रे सुबह हम इसको देख लिया, इस टाइप की होती थी। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उस विवाह, उस अविवाह, जो विधवा की स्थिति इतनी दयनीय है, उसको उन्होंने एक जीवन जीने का फिर से मौका दिया, उनकी शादी को प्रमोट किया। लेकिन इसको कट्टरवादी हिंदुओं ने स्वीकार नहीं किया और ये चीज बहुत बड़ा कारण बना 1857 की क्रांति, विद्रोह के समय का। एक और बड़ा कारण जो हम लोग जिसको तात्कालिक कारण बोल सकते हैं या सिपाहियों के बीच विद्रोह बोल सकते हैं, यहाँ देखते हैं ना कि 1853 में कैनिंग के समय एक एक्ट पारित हुआ, ठीक है, जिसका नाम था सामान्य सेना भर्ती एक्ट, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। यानी कि अब सेना में जिसको कहीं भी जाना जरूरत पड़ेगी, सेना की जरूरत पड़ेगी, तो वो कोई भी छावनी का, चाहे मद्रास का है तो मद्रास से उसको दिल्ली में सेवा देना पड़ेगा, चाहे वो बॉम्बे का है तो उसको मेरठ आना पड़ेगा, बरेली आना पड़ेगा। तो इस तरीके के कानून लागू कर दिए गया, तो इसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो इसमें क्या होता था ना कि बहुत सारे अंग्रेजों को ना, बहुत सारे भारतीयों को अंग्रेज ना विदेश भी ले जाते थे, बहुत सारे काम के लिए या सेना की जरूरत होती थी तो इंग्लैंड में भेजा जाता था। विदेश जाना या समुद्र पार करना हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा अनैतिक कार्य था। मतलब कोई भी जो हिंदू है वो समुद्र पार नहीं कर सकता था, समुद्र पार करना बहुत बड़ा पाप का कारण था। तो ये लोग थे, अब एक एक्ट पारित हो गया है, रोजगार का समस्या है तो विदेश तो जाना पड़ेगा। तो जो विदेश जाते थे उनको लगता था कि हम तो बहुत बड़ा पापी हो गए, बहुत बड़ा पाप हो गया। तो ये जो चीजें थी, मतलब उनको जो भेजा जा रहा था, इंग्लैंड भेजा जा रहा था, तो ये चीजों ने उनको एक तरह से असंतुष्ट कर दिया और यही कारण था कि उन्होंने फिर से एक मोर्चा तैयार किया और इस पे आग में घी डालने का काम किया गया जब आया एनफील्ड राइफल 1856 में। 1856 में अब ना बंदूक जो था, राइफल्स देख रहे हैं ना, राइफल्स चेंज हो रहा था। इससे पहले जो था वो ब्राउन बेस था, ब्राउन बेस जो था वो सिंपल था, अब उसको आधुनिक किया गया, अपग्रेड करके एक नया मॉडल आया, उसका नाम था एनफील्ड, द न्यू एनफील्ड राइफल। अब एनफील्ड जब आया ना, तब लोगों के अंदर एक क्या हो गई, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, एक अफवाह फैल गई कि ये जो कारतूस है, ये जो है ना, जो राइफल है, इसका जो कारतूस होता है ना, उस पे गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। जैसे ही ये वाली बात फैली तो धर्म वाली मतलब सेंटिमेंट आ गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हिंदू थे उनके लिए गाय बहुत पवित्र होती है ना, तो वो गाय को मांस को छू भी नहीं सकते हैं, तो वो हुआ। और जो मुस्लिम होते हैं उनके लिए सूअर हराम होता है, वो सूअर को बिल्कुल भी मतलब एकदम उनके लिए हराम है, जो चीज एकदम मना है, तो वो कैसे इसको एक्सेप्ट करते, एक्सेप्टेबल नहीं था। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये एनफील्ड राइफल के प्रयोग ने एक तरह से इसके कारण में आग में घी का काम कर दिया। और जो चीजें छुटपुट हो रही थी, जैसे पॉलिटिकल कारण था, पॉलिटिकल रीजंस था, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक काउजेस था, सोशियो रिलीजियस था, ये सारे एक साथ आ गए और ये विस्फोट हुआ, और जिसकी परिणति हम लोग 1857 के रिवोल्ट में देखते हैं। ठीक है,
किया था। ठीक है, किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है? देखिए ये जो हम लोग ये देखते हैं ना क्लास में, देखिए 1857 का विद्रोह का जो ये सब सेंटर रहा था इधर, ठीक है, यहाँ रहा था, यहाँ पहुँचा था, यहाँ पहुँचा था, छिटपुट करते करते ये लोग बढ़ा कर यहाँ होता था। बहुत सारा पार्ट उसमें शामिल होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रेजिमेंट्स हैं ना जिन्होंने उसको सहयोग नहीं किया था, वो अंग्रेजों के साथ बने रहे थे। ठीक है, तो बाद में हम लोग आगे और देखेंगे और इसका परिणाम